ये मेंडल, अब इतना सा तुम्हारे को देखना है। यानी मेंडल ने संकरण कार्य कब किया था या अपना कार्य मटर के ऊपर कब किया था? 7 साल तक किया था। और कब से कब के बीच में किया था? 1856 से लेके 1863 के बीच में। सपोज करो ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो यानी कि फिर आंसर क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है 1857 से 1864। यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें एक चीज लिखना, 1865 में क्या किया था? फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जो जेनेटिक्स है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में मानी जाती है, या जेनेटिक्स की आधारशिला कब रखी गई? ऐसा क्वेश्चन देगा वो। तो कब रखी गई? 1865 में। ऐसा किस लिए हुआ था? इस समय क्या हुआ था? मेंडल ने अपने जो रिसर्च पेपर बनाए थे उन रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन इसी समय यानी इसी वर्ष किया था, इसलिए इसको फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स का वर्ष भी माना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे लिख लेना, यहाँ लाइन लिख लेना, आनुवांशिकी की आधारशिला या जेनेटिक्स की आधारशिला कौन से वर्ष रखी गई या मानी गई? तो 1865। विशेष ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता किसको कहा था? अपने 2 वर्ड पढ़े थे, 3 वर्ड पढ़े। एक तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, एक पढ़ा था हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, और एक पढ़ा था इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति या वंशानुगत। तो यहां अपने को ध्यान रखना, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की इकाई किसको मान रहे हैं? अब यहाँ ऑप्शनों में सभी है, तो मेजर रूप से यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीन। यदि जीन ऑप्शन में नहीं होता तो इसी का आंसर क्या है? ये सेकंड नंबर पे है। यदि ये दोनों ही नहीं होते हैं तो फिर अपन क्या मान सकते थे तीसरे नंबर पे? डीएनए। तो अब तुम्हारे को ध्यान रखना है गुणसूत्र। गुणसूत्र में तो क्या लिखोगे? जीनों के वाहक कौन होते हैं? यानी जीनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम कौन कर रहे हैं? गुणसूत्र। क्योंकि जीन किसके ऊपर उपस्थित है? गुणसूत्र के ऊपर। डीएनए में क्या लिखोगे? आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, यानी आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए। अलील क्या है? जीन के रूप या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसको क्या करें? अलील कह रहे हैं। जीन हमेशा लक्षण को नियंत्रित करेगा और अलील किसको करेगा? विश्लेषक को, ट्रेट को। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर तो क्या हो गया? जीन। फिर है टी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके मध्य संकरण करा रहे हैं तो F2PD में जीनोटाइप होगा। अब पहले तो ये बताओ, जैसे एक तरफ आ गया कैपिटल टी, एक तरफ आ गया स्मॉल टी, तो यानी कौन सा क्रॉस हो गया? ये कौन सा क्रॉस कहेंगे इसको? मोनोहाइब्रिड। अब अपने को ऐसा नहीं है कि कोई इतना लंबा चौड़ा क्रॉस करके और फिर उनमें परसेंटेज बना के और निकालने चेकर बोर्ड बनाओगे। सीधा यहाँ देख लिया अपन ने, क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप तो कितना है? 3:1, और जीनोटाइप कितना है? 1:2:1। तो इसमें तो लिख देना, ये तो है क्या? फिनोटाइप, और ये है जीनोटाइप, जीन प्रारूप या लक्ष्य प्रारूप, या ऐसे भी पूछ सकते हैं बाह्य प्रारूप या आंतरिक प्रारूप, आनुवांशिक प्रारूप। तो वर्डों को ध्यान रखना तुम्हारे को, हिंदी में कोई सा भी वर्ड आ सकता है, तो अंग्रेजी का वर्ड देख लेना।
जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ने में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर तो हो गया 1:2:1। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। अपूर्ण प्रभाविता किसको कह रहे हैं अपन? प्रभावी लक्षण का पूर्ण रूप से प्रकट ना होना, यानी जो प्रभावी लक्षण था वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रहा, यानी आधा ही प्रकट हो पा रहा, जिसके कारण क्या होता है, एक इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती लक्षण विकसित हो जाता है। तो किसमें पाई जाती है? श्वान पुष्प, स्नेक ड्रैगन, एंटीराइनम, ये सभी एक के ही नाम हैं। तो कौन सा उत्तर? सभी, यानी श्वान पुष्प भी उसी को करें, स्नेप ड्रैगन भी उसी को करे हैं और एंटीराइनम भी उसी को ही करे। तो आंसर कौन सा है? सभी। अब किसी किसी ने तो लगा दिया होगा एंटीराइनम, किसी ने स्नेप ड्रैगन लगा दिया, तो आंसर कौन सा है? सभी। इसके अलावा कोई उदाहरण पूछ ले तो आगे शायद क्वेश्चन भी है एक, अपूर्ण प्रभाविता का दूसरा उदाहरण कौन सा है? मटर में जो मंड है उसमें जो दानों का आकार यानी मंड के कणों का जो आकार है वो भी किसका उदाहरण बताया था? अपूर्ण प्रभाविता का। तो दो उदाहरण तुम्हारे को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण बताया था। तो ये तीनों तो एक ही नाम है, इनमें तो कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा एक तो क्या बताया था? मिराबिलिस जलापा। इसी को और क्या करें हैं? 4-o'clock प्लांट। 4-o'clock प्लांट। और ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या था? मटर में मंड संश्लेषण। ये भी किसका उदाहरण बताया था? अपूर्ण प्रभाविता का। तीन उदाहरण तुम्हारे को ध्यान रखने हैं। तो इसमें आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों को नियंत्रित करने वाली जीन है, यानी कि जो मानव रुधिर वर्ग समूह हैं उनको नियंत्रित करने वाली जीन कौन सी है इनमें से? ए, आई, आर और ओ। तो जीन कौन सी बताई थी? कौन सी है? ए, आई, आर और 0। कौन सी जीन बताई है? कौन सा है? आई। अपन ने बताया था आई ए, आई बी, स्मॉल आई। तो कौन सी जीन बोली थी? आई जीन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आई जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव रुधिर वर्ग समूह सह-प्रभाविता दर्शाता है? अपन ने तो पढ़ा था क्या? मानव रुधिर वर्ग समूह पढ़ लिया, उदाहरण भी पढ़ लिया। अब बताना अपने को सह प्रभाविता को डोमिनेंस। सह प्रभाविता क्या होती है? जब क्या हो, दोनों लक्षण का मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसमें प्रकट हो जाए? F1 में प्रकट हो जाए, या दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट हो जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं? सह प्रभाविता। तो इनमें से कौन सा जो रुधिर समूह है वो सह प्रभाविता दर्शाएगा?
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सह प्रभाविता मतलब साथ साथ आना। इसमें दोनों कारें ए भी है और बी भी है। पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे सीधा सीधा ऊपर से ये है कि निम्न में से सह प्रभाविता का उदाहरण है। जैसे अभी अपन ने बोल दिया, पुष्पों में रंग, पुष्पों में ऊंचाई, या मानव रुधिर समूह, ऐसा बोल दिया तब तो मानव रुधिर समूह हो ही गया। उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के रक्त समूह हैं, तो उन रक्त समूहों में कौन सा दर्शाएगा? जिसमें दोनों एक साथ आ रहे होंगे, यानी ए बी आ रहा है और बी बी आ रहा है इसमें। तो कौन सा विशेष रूप से तुम्हारे को ध्यान रखना है, जब अलग अलग पूछ रहा है तब ए और बी वाला तुम्हारे को ध्यान रखना है। सह मतलब साथ में, और ये दोनों क्या है? साथ में आ रहे हैं। डबल ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक ही है। डबल बी आ रहा है तो भी क्या है? एक ही है। तो साथ साथ में केवल ये एक में ही आता है, यानी ये कौन सा रक्त समूह है? ए बी। ये तो जीनोटाइप दे रखा, वहां तो रक्त समूह का नाम पूछ ले तो कौन सा रक्त समूह गया? ये ए और बी जो रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है, वो क्या दर्शाता है? सह प्रभाविता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दो वैज्ञानिक थे, कब दिया था? 1902 के अंतर्गत। और किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने। और क्या बताया था? यानी जो जीन होती है वो गुणसूत्र के ऊपर होती है। गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? जोड़े में रहते हैं। तो जीन भी क्या होती है? जोड़े में पाई जाती है। और जब गुणसूत्र विभाजन के समय अलग होते हैं तो ये जीन भी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और इसी को क्या कहा गया है? क्रोमोजोम सिद्धांत कहा गया है। डार्विन ने क्या किया है? डार्विन ने क्या किया है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन या वर्ण का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है डार्विन ने। मेंडल के बारे में इतना पढ़ ही रहे हैं। बेटसन ने क्या किया है? जो जेनेटिक्स टर्म है, ये टर्म किसने दी है? बेटसन ने 1905 में। 1905 में अपने को क्या ध्यान रखना है? एग्रीकल्चर में आएगा अपने क्या? फिप्स प्रयोगशाला। जो फिप्स प्रयोगशाला है, यानी जो पूसा है, उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1905 में। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो IARI है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1905 में। और ICAR की 1929 में। तो 1905 से विशेष ध्यान रखना जब भी ऐसा वर्ष आता है। तो इसका आंसर है सटन और बोवेरी। अगला क्वेश्चन है, किसी एक विशेषक यानी किसी लक्षण के दो रूप, तो उसको ब्रैकेट में अपन लक्षण कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, का एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होना कहलाता है। तो दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यदि एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करती है या नियंत्रित करती है, तो उसको तो क्या कहेंगे? ऐसी टर्म को तो क्या कहेंगे? एक ही जीन है और एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित कर रही है, तो वो तो क्या है? पिलियोट्रोपिक जीन। और प्रक्रिया का नाम पूछे तो पिलियोटोसिस।
ट्रोपी, और इसका उल्टा कर दो, एक लक्षण है और उसको बहुत सारी जीन प्रभावित कर रही है, तब उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजीन, यानी बहुजीनी। और इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? बहुप्रभाविता। तो हिंदी में फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, अंग्रेजी की विशेष टर्म ध्यान रखना है। प्लियोट्रोपिक तो क्या है? एक जीन का एक से अधिक लक्षणों के ऊपर प्रभाव छोड़ना या नियंत्रित करना या उनको प्रभावित करना। उसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या है? पॉलीजीन, यानी बहुजीनी वंशागति। दोनों का उदाहरण भी ध्यान रखना तुम्हारे को। प्लियोट्रोपिक में तो उदाहरण क्या पढ़ा अपन ने? पीकेयू फिनाइल कीटों में जो व्याधि है वो किसका उदाहरण है? प्लियोट्रोपिक का। और जो बहुजीनी वंशागति है इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? मानव में त्वचा का रंग, मानव में त्वचा का रंग और सीड कर्नल ऑफ व्हीट, जो गेहूं के बीज है या जो दाने हैं उनका जो रंग है वो भी कौन सा उदाहरण है? बहुजीनी या पॉलीजीन का। लिख लेना इसको, उदाहरण को भी। यहां क्या पूछ रहा है? किसी एक विशेष लक्षण का एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होना, वो क्या है? बहुजीनी। सहलगनता का मतलब दो या दो से अधिक जीनों का साथ साथ रहना, साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगा? सहलगनता। अगला क्वेश्चन है, ये किसका उदाहरण है? मानव में जो त्वचा का रंग है वो किसका उदाहरण है? पॉलीजीन यानी बहुजीनी का उदाहरण है ये। अब इसमें ध्यान रखना अपने को, यदि कैपिटल में होता है तब क्या होगा? गहरी त्वचा बनेगी। यदि स्मॉल लेटर में है तो यानी कि हल्का रंग विकसित होगा, और यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो मध्यम रंग विकसित होगा। तो यहां क्या दे रहा है ये? सबके सभी कैसे हैं? कैपिटल में सबके सभी कैसे ये? तो ये बताओ कौन सा रंग विकसित होगा? गहरा। तो यानी कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, सबसे गहरा। मध्यवर्ती कब होगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। सबसे हल्का स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो ये विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना, जीन वगैरह यानी जीनोटाइप देके तुम्हारे को पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सबसे गहरा। फिर अगला क्वेश्चन है, फेनिल कीटों व्याधि में, फेनिल कीटों व्याधि में किस एंजाइम की जीन में उत्परिवर्तन होता है? यानी ये किसका उदाहरण भी हो गया? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का उदाहरण भी है ये। और इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये क्या काम कर रहा था? जो फिनाइल है या जो फेनिल एनेलिन है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा था? टायरोसिन में। लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इस कारण इसका क्या होता है? जमाव हो जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है, जो मूत्र के साथ में उत्सर्जित होने लगती है। तो एंजाइम का नाम ध्यान रखना तुम्हारे को, यानी कौन से एंजाइम की कमी होती है इसमें? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। यानी जैसा लगभग इसका नाम है वैसा ही एंजाइम का नाम है।
यदि ऐसा कोई इसके रिलेटेड नहीं आता तब तो पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है पीकेयू फिनाइल क्यूटो यूरेनिया व्याधि में कौन से लक्षण अभिव्यक्त होते हैं? तो ये भी किसका उदाहरण था? प्लियोट्रोपिक, यानी एक जीन क्या कर रही है, एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित कर रही है, जिसमें क्या था, मानसिक मंदन। मानसिक मंदन का मतलब यानी दिमाग से थोड़ा उसका जो मेंटल है वो क्या हो जाएगा, मेंटल का मतलब क्या था, थोड़ा पागल जैसा होना, यानी जो बुद्धि है वो कम विकसित होगी उसकी, तो उसको कह रहे हैं मानसिक मंदन, मेंटल रिटार्डेंट, यानी जो मानसिकता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। बालों का कम होना। और तीसरा है त्वचीय रंजन, रंजन का मतलब है रंग। तो ये तीनों ही यानी एक जीन में ही बदलाव होने से क्या हो गया, ये तीन लक्षण प्रभावित हो रहे। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, सभी। अगला क्वेश्चन है मानव में कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का कितना प्रतिशत एक्स युक्त होता है? तो मानव के अंतर्गत क्या मिल रहा है, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो इससे दो प्रकार के क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे या युग्मक बनेंगे, जिसमें आधों में तो क्या होगा एक्स और आधों में क्या होगा वाई, यानी 50% में एक्स और 50% में क्या होगा वाई। तो कितने में पूछ रहा है, 50%। फीमेल में एक्स एक्स ही होता है, तो यानी जितने भी युग्मक बनेंगे या जितने भी अंडाणु बनेंगे उनमें सब में यानी 100% में क्या मिलेगा, एक्स क्रोमोजोम मिलेगा। तो इसका सही आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन है मानव अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु से होने पर युग्मनज किस रूप में परिवर्तित होगा? यानी मानव अंडाणु के अंदर तो कौन सा है, मानव अंडाणु के अंदर कौन सा क्रोमोजोम है, एक्स, और इसके साथ में कौन सा आ गया, एक्स। तो ये बताओ एक्स एक्स कौन बनेगा, मादा फीमेल। तो सही आंसर है फीमेल मादा। अगला क्वेश्चन है ऐसे भौतिक व रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तनीय को जन्म देते हैं, यानी म्यूटेशन को जन्म देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जन, म्यूट्राजन, यानी म्यूट्राजन नहीं म्यूटाजन है, ये केवल आ की मात्रा ध्यान रखनी यहां, म्यूटाजन। तो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, तो उत्तर कौन सा है, बी और सी। यानी ऐसे कारकों को क्या करें, हिंदी में कह रहे हैं उत्परिवर्तन जन और इंग्लिश में कह रहे हैं म्यूटाजन। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक सूचना का वाहक है, अभी जस्ट बता दिया ये पहले में, कौन है, हाँ डीएनए। आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है, डीएनए। अगला क्वेश्चन है डीएनए, इसमें आंसर रहेगा
हीमोफीलिया से संबंध में गलत कथन है। यानी ऐसा कौन सा कथन है जो हीमोफीलिया से संबंध में नहीं है। पहला, हीमोफीलिया कैसा रोग है? लिंग संलग्न रोग है। यानी कि जो इसकी जीन है वो 23वें क्रोमोजोम यानी जो एक्स क्रोमोजोम है उसके ऊपर रहती है। तो जो 23वां क्रोमोजोम है वो कौन सा? लिंग क्रोमोजोम, उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो कौन सी बीमारी हो गई? लिंग संलग्न। यानी तो ये तो क्या है? सही है। फिर है, इस रोग का वाहक नारी होती है। ये भी सही है। यानी कि मेल कभी भी वाहक नहीं होगा, या तो रोगी होगा या सामान्य होगा। और जो फीमेल है या तो वो वाहक होगी और या रोगी होगी। यदि दोनों एक्स क्रोमोजोम पे जीन हैं तो वो रोगी होगी, और यदि एक पे ही है तो वो वाहक रहेगी। इससे ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये भी सही है। यानी रक्त का थक्का काफी देर से बनता है या कई बार बनता भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त लगातार निकलता रहता है, इसीलिए इसको ब्लीडर्स रोग भी कहा गया है। तो कौन सा है? डी। यानी ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं है जो हीमोफीलिया के संबंध में गलत है। तो कौन सा सही है इसमें? डी ऑप्शन सही तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, SCA यानी सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेमिक अम्ल का प्रतिस्थापन किस अमीनो अम्ल द्वारा हो जाता है? तो अपने पास में जो कोडोन था वो कौन सा था? GAG। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? GUG में। तो ये तो कर रहा था किसका? ग्लूटेमिक। और ये करने लग जाता किसका? वेलिन का। तो कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 वेलिन। कई बार इस ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है, यानी जो ऐसी ये बीमारी है इसमें कौन सा कोडोन किस में बदल रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। ये तो क्या है? कोडोन का नाम। और ये क्या है? एमिनो एसिड के नाम। हमेशा कोडोन ही क्या करता है? एमिनो एसिड को डिसाइड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड आएगा। और एमिनो एसिडों के जुड़ने से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन की श्रृंखला बनती है। मिथियोनिन क्या है? स्टार्टिंग कोडोन। विशेष रूप से ध्यान रखना, मिथियोनिन क्या है? स्टार्टिंग एमिनो एसिड। कोडोन नहीं, क्या है? एमिनो एसिड। यदि स्टार्टिंग कोडोन की बात करें तब वो कौन सा है? AUG। जो ये कोडोन है, जब अपना RNA पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कोडोन के बारे में। तो दो काम करता है। एक तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया को स्टार्ट करने का संकेत देता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग कोडोन या इनिशिएशन कोडोन, प्रारंभन कोडोन, आरंभन कोडोन, ये सब इसके नाम है। और दूसरा, ये किसको कोडित करता है? मिथियोनिन को। यानी दो काम एक साथ करता है, इसलिए दोहरा कार्य करने वाला कोडोन भी कहते हैं इसको। और ये एकमात्र कोडोन है जो दो कार्य एक साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकार में RBC का आकार दांताकार यानी दनातीकार हो जाता है? तो सीधा सा है, सिकल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन है,
थैलेसीमिया विकार है। क्या कथन दे रखा है इसमें? लिंग क्रोमोजोम संलग्न नहीं है। इसको नियंत्रित करने वाली जीन कहाँ मिलती है? या तो 16वें क्रोमोजोम पे या 11वें क्रोमोजोम पे। एल्फा थैलेसीमिया है तो 16वें क्रोमोजोम पे, और बीटा है तो वो कौन से पे? 11वें पे। और 11वां 16वां लिंग में नहीं आता है, तो यानी लिंग क्रोमोजोम संलग्न तो ये नहीं है। कौन सा है ये? अलिंग क्रोमोजोम संलग्न। तो कौन सा सही है? बी। लिंग वाले दो ही है। कौन से? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। यदि सिंड्रोम में जाए तो लिंग क्रोमोजोम से संबंधित भी दो ही है। एक तो है क्लाइनफेल्टर और एक है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सामान्य अवस्था की तुलना में क्रोमोजोम का एक पूरा समुच्चय, एक पूरा समुच्चय का मतलब, इस वर्ड को समझना तुम्हारे को। एक पूरा समुच्चय का मतलब क्या है? जीनोम। जो जीनोम की कॉपी है उसमें क्या हो गया? बदलाव, यानी अधिक हो गई हो। तो सामान्य रूप से एक जीनोम में कितनी कॉपी होती है? 2। अब ये कह रहा है कि एक समुच्चय बढ़ गया है, यानी कि या तो 3 हो गई है या 4 हो गई है, 5 भी हो सकती है, तब उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है असुगुणिता, यानी एन यूप्लॉइडी। एन यूप्लॉइडी तो क्या होती है? 2n अवस्था में या तो कुछ क्रोमोजोम बढ़ जाए या कुछ क्रोमोजोम घट जाए, तब उसको क्या करें? असुगुणिता करें। और सुगुणिता का मतलब है जीनोम में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, यानी जो जीनोम की संख्या है वो बदल जाए, घट भी जाए या बढ़ भी जाए। इस सुगुणिता में अपन ने क्या पढ़ा है? बहुगुणिता, यानी 2 कॉपी होती है, 2 से ज्यादा हो गई तो उसको क्या बोल रहे हैं? बहुगुणिता। और 2 से कम, 2 से कम का मतलब एक ही रह गई तो एक को क्या बोल रहे हैं? अगुणिता, हेप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी। 2 टर्म में ध्यान रखना, हेप्लॉइडी में भी एक ही कॉपी मिलेगी और मोनोप्लॉइडी में भी एक ही कॉपी मिलेगी। तो यहां इसने पूछा था कि एक पूरा सेट बढ़ जाए, यदि वो इतना की कहता है कि जीनोम की संख्या में बदलाव हो जाए, तो आंसर कौन सा लग जाता? सुगुणिता। लेकिन उसने कहा कि पूरा एक सेट बढ़ गया है, यानी 2 पहले नॉर्मली होते हैं और एक संख्या बढ़ गई, तो यानी कौन सा है? बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी या हेटेरोप्लॉइडी भी कह सकते हैं इसी को। अगला क्वेश्चन है, मानव में 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से उत्पन्न विकार है, यानी जब एक प्रति बढ़ जाती है तब उसको क्या बोल रहे हैं? ट्राइसोमी। तो 21वां जो गुणसूत्र है वो कैसा है? XX। तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? XXX। ऐसा किसमें होता है? वो होता है डाउन सिंड्रोम में। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है? जो आरबीसी है वो हसियाकार हो रही है, आरबीसी का आकार चेंज हो गया। पीकेयू यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या हो रहा है? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसकी अनुपस्थिति हो रही है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? जो 23वां क्रोमोजोम है इसके अंदर क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? 44 प्लस XXY। बढ़ता कौन सा है ये भी ध्यान रखना है, X क्रोमोजोम।
तो इसका सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, चौड़ी हथेली में पाम क्रीज किसका लक्षण है? तो तुम्हारे को 2-3 लक्षण बताए थे डाउन सिंड्रोम में। एक तो है पाम क्रीज, गोल छोटा सिर, और जो होठ है वो लटके हुए होते हैं। तो ये पाम क्रीज विशेष लक्षण ध्यान रखना तुम्हारे को, ये है किसमें? डाउन सिंड्रोम में। अगला क्वेश्चन है, 44 + x0 दर्शाता है। यानी कि यहां क्या हो गया? एक क्रोमोजोम घट गया, और एक भी कौन सा? वाई वाला। 0 किसकी जगह आया? वाई की जगह। तो वो कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। तो इसका आंसर है टर्नर सिंड्रोम। फिर है 44XX स्थिति दर्शाता है। देखो यहां कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ऑप्शनों को। जैसे ये क्या दर्शा रहा है? ट्राइसोमी को दर्शा रहा है। ऐसे डायसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी, ऐसे वर्ड भी लिख दे। तो अपने को क्या बताना है? ट्राइसोमी। और सिंड्रोम के नाम दिए हुए हैं, ऐसा किसमें पढ़ा अपने? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अगला क्वेश्चन है, योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका रहता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? वह है हाइमेन लेयर, योनि छद झिल्ली। और ये किसका संकेत मानी जाती है? कोमारे यानी वर्जिनिटी। ध्यान रखना है, ये कोमार्या या वर्जिनिटी का संकेत मानी जाती है। और बग शेप क्या है? अंगुली समान सूक्ष्म प्रवर्धन या संरचना, जो वृद्ध बरगोष्ठ के मिलान बिंदुओं के नीचे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हाइमेन। थोड़ा ये क्वेश्चन समझना है। शुक्राणु परशुओं यानी स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? स्पर्मेटिड कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित का मतलब 23। तो स्पर्मेटिड के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23। और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? कितने बनेंगे? एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 4। 4 बनेंगे। तो कौन सा विभाजन हुआ होगा? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय से किसका मोचन होता है? प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक, प्रथम ध्रुवीय पिंड या द्वितीयक ध्रुवीय पिंड? तो सामान्य रूप से अपन क्या बोलते हैं कि अंडाणु रिलीज हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो अंडाणु नहीं है, और वास्तविक रूप से वो क्या है?
द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte होता है, और जब निषेचन होता है तब जाके अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? द्वितीयक अंडक। यदि यहां द्वितीयक अंडक नहीं होता और अंडाणु लिखा हुआ होता तो वो भी इसका सही आंसर होता भी। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में आतर्व चक्कर की अवधि होती है तो कितनी है? 28, 29 दिन, या ऐसे 1 माह, 2 माह, 3 माह लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 माह। 1 माह में 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं, 30 भी हो जाते हैं, 31 भी हो जाते हैं, पूरा ही चल रहा है। तो 28 से 29 दिन। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन हेतु उपयुक्त स्थल है। निषेचन के लिए कौन सी जगह बताई थी? अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, निषेचन नलिका, फेलोपियन नलिका। यहां बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं। यदि इसके अंडवाहिनी के भी भागों के नाम दे देता तो अपने को लगाना है क्या? एम्पुला तुम्बिका। यदि और गहराई में दे देता है तो यानी फिम्बरी और तुम्बिका के जंक्शन पर। तो ऑप्शनों को देखना है कि ऑप्शनों में क्या दे रखा है। तो इसका सही आंसर तो क्या हो गया? अंडवाहिनी। गर्भाशय में क्या होगा? भ्रूण शिशु का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन। अंडाशय में क्या होगा? अंडाणु का निर्माण। ये कार्य ध्यान रखने इनके। अगला क्वेश्चन है, जब द्वितीयक अंडक में यानी सेकेंडरी oocyte में, जो कि आतर्व चक्र के अंडोत्सर्ग अवस्था में 14वें दिन निकल के बाहर आया है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो पहले रुका हुआ था वो अब पूरा हो रहा है। तो किसका निर्माण होता है? प्रथम ध्रुवीय पिंड या द्वितीयक ध्रुवीय पिंड या अगुणित अंडाणु या बी और सी? कौन सा बनेगा? तो जैसे ही द्वितीयक अंडक में विभाजन पूरा होगा तो एक तो क्या बनेगा? द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, और एक क्या बनेगा? अगुणित अंडाणु यानी वास्तविक अंडाणु अब जाके बनेगा। और ये घटना होती है निषेचन से जस्ट पहले, यानी निषेचन होते दौरान ही हो रहा है ये काम। तो सही आंसर कौन सा है? डी, जिसमें यानी बी और सी दोनों। प्रथम ध्रुवीय पिंड कब बन जाएगा? जब ये द्वितीयक अंडक बना था उसी से में क्या बना था? प्रथम ध्रुवीय पिंड। तो ये भी ध्यान रखना तुम्हारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है? तो केवल पिता, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है यही डिसाइड करेगा कि वो मेल बनेगा या फीमेल। जिसमें वाई है वो मेल और जिसमें वाई नहीं है वो फीमेल। तो वाई केवल किससे प्राप्त होता है? पिता से। तो केवल पिता। मानव में कितने माह की सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित हो जाता है? तो सबसे पहले माह में ही क्या हो रहा है?
हृदय का निर्माण हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? पहले माह में। और इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, हृदय की धड़कनों को कब सुन सकते हैं? तो पहले माह में सुन सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? 1 माह यानी प्रथम माह में। गर्भाशय संकुंचन के लिए जिम्मेदार है कौन सा हार्मोन बनेगा? तब जाके गर्भाशय में संकुंचन होगा, यानी कि दर्द होगा, जिससे कि प्रसव प्रक्रिया होने में मदद मिलेगी। तो वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। तो 2 कार्य ध्यान रखना तुम्हारे को इसका। एक तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? गर्भाशय में संकुंचन कर रहा है। और दुग्ध स्राव का काम भी कौन कर रहा है? ये ऑक्सीटोसिन ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर शुक्राणु यानी स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है? कौन सी कहलाती है? शुक्राणु जनन। इस शुक्राणु जनन को क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन सा आंसर? शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटिड गतिशील या अचलित संरचना होती है और वो रूपांतरित होके और शुक्राणु बना लेती है। तो ये प्रक्रिया कहला रही है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। जब भी अपने युग्मक जनन पढ़ा है तो वहां हार्मोनों का निर्माण पढ़ा है। तो एलएच हार्मोन यानी काम क्या हो रहा था? हाइपोथैलेमस इसने रिलीज किया था GnRH। ये गया अग्र पीयूष ग्रंथि के पास और इससे 2 हार्मोन रिलीज हुई, LH और FSH। अब जब भी अपने स्पर्मेटोगोनिया की संरचना पढ़ी है, शुक्रजनक नलिका की संरचना पढ़ी है, तो वहां 3 कोशिकाओं का जिक्र हुआ है। एक तो है अंतराली या लीडिंग कोशिका, एक है नर जरम कोशिका और एक है सर्टोली कोशिका। तो ये LH तो किसके पास जाता है? लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर कार्य करता है, यानी ये तो सही है। FSH किसके ऊपर गया था? सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर। इसने आगे क्या करवाया था? नर हार्मोन एंड्रोजन पुंजन टेस्टोस्टेरोन का स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित कर रहा था। FSH गया सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर और लीडिंग कोशिकाएं क्या कर रही है? पुंजन एंड्रोजन का संश्लेषण या श्रावण करती है। यहाँ FSH सर्टोली कोशिकाओं पे नहीं करेगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। किस पे काम करेगा? नर जरम कोशिका के ऊपर। और क्या करेगा? शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है? बता दिया, नर पुंजन एंड्रोजन का संश्लेषण श्रावण करती है। जो ये हार्मोन बना, ये क्या काम करता है? शुक्राणु बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? संदमित करते हैं। संदमित का मतलब रोकते हैं। तो रोकते नहीं है, क्या करते हैं? उसको बढ़ाते हैं उल्टा। तो गलत कौन सा है? डी।
अंड जननी यानी ऊगोनिया के संबंध में गलत है। अंड जननी ऊगोनिया समझ गए, जिससे क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे यानी मादा युग्मक बनेंगे। पहला क्या है, इन्हें मात्र युग्मक कोशिकाएं कहा जाता है। मात्र यानी मां, युग्मक कोशिका यानी युग्मक बनाने वाली, तो मादा युग्मक यही बनाएगी, यानी पहला तो क्या है, सही है। इनका निर्माण भ्रूणीय अंडाशय के अंदर हो जाता है, यानी जब भ्रूण अवस्था है उसी समय अंडाशय में क्या हो गया, इनका निर्माण हो गया। जो लाखों की संख्या में बने थे, कितने, 20 मिलियन के आसपास, सॉरी 2 मिलियन के आसपास, तो यानी ये भी सही है। जन्म के बाद इनका निर्माण व वृद्धि नहीं होती है, ये भी सही है। इनकी संख्या प्रत्येक अंडाशय में 1 होती है, ये गलत है। यानी इनकी संख्या तो क्या है, लाखों में है। इनमें से क्या होता है, ये जो लाखों कितने बच गए थे, इसे टूटते टूटते किशोरा अवस्था आई थी, तब तो कितने बच गए, 60 से 80 हजार प्रत्येक अंडाशय में संख्या रह गई इनकी। और जबकि ये क्या कह रहा है, इनकी संख्या 1 होती। इन 60 से 80 हजार में से क्या होता है, प्रत्येक माह एक एक वृद्धि करता है, एक एक आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2PD का फिनोटाइप 1, 2, 1 है, तो वो कौन है। यानी उसने फिनोटाइप क्या, हाँ फिनोटाइप दे दिया 1, 2, 1, तो वो कौन कौन से, लाल कौन सा है, पीला कौन सा है, गुलाबी कौन सा, देखना है अपने को। इसमें क्रॉस किसका करवा रहे हैं अपन, लाल और सफेद का, और F1 में कौन बन जाता है, गुलाबी। तो लाल, गुलाबी और सफेद, यानी जो बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन, मटर के बीजों में मंड संश्लेषण दर्शाता है, पहले उदाहरण बता दिया, कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता। ये बताओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो दोनों में एक एक बड़ा आ रहा है, तो कौन सा हो गया, गोल और पीले, कौन सा हो गया, गोल पीला, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है, लिंग सहलगन यानी सहलगनता जीनों को अध्ययन हेतु मॉर्गन ने किसके ऊपर क्रॉस करवाए थे। तो मॉर्गन ने अपना कार्य किसके ऊपर किया था, ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर यानी फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, तो ध्यान रखना ड्रोसोफिला। तो ये बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन पूरे हैं। हाँ, एग्रीकल्चर के भी आ जाएंगे आगे ये लोग। हाँ।